नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूथ अड्डा और सीएम युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कई युवा उद्यमियों को सम्मानित भी किया, जिससे प्रदेश में स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूथ अड्डा और सीएम युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कई युवा उद्यमियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बरेली और मुरादाबाद में ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। सीएम योगी ने एमएसएमई नीति, सीएम युवा योजना और अन्य रोजगार पर योजनाओं के तहत चयनित 15 लाभार्थियों को चेक और टूल किट वितरित किए। इसमें प्रत्येक योजना के 5-5 लाभार्थी और ओडीओपी के तहत 5 कारीगर शामिल थे। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकारें सिर्फ जातीय हिंसा कराने में विश्वास रखती थी। युवा जो इससे जुड़े हैं, क्या इनका चेहरा देख करके योजना दी गई है? क्या जाति देख करके दी गई है? क्या उसका क्षेत्र, उसकी भाषा देख करके दी गई है? नहीं, यह सबका साथ और सबके विकास के भाव को ध्यान में रख करके उसे उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं, और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। तो ये नाम बना है उत्तर प्रदेश का, जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी, और वह थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के अंदर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के 77 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। भदोई 12,000 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर जो कारपेट एक्सपोर्ट होता है, उनमें अकेले उत्तर प्रदेश 60% का शेयर उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश का जितना कारपेट यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें अकेले 60% भदोई का योगदान उसमें है। छोटा सा जिला है। मुरादाबाद को देखें, वहां का ब्रास आइटम, आप कन्नौज को देखिए, वहां का इत्र, आप फिरोजाबाद को देखिए, वहां की ग्लास के आइटम, आप अलीगढ़ को जाइए, वहां के हार्डवेयर, आप लखनऊ की चिकनकारी, अमरोहा का ढोलक, पीलीभीत की बांसुरी, हर एक जनपद में कुछ ना कुछ उत्पाद है, और आज उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये 55,000 नौजवान जो आज इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मान के चलिए कि हर वर्ष 1 लाख नौजवान को हम इस सुविधा से जोड़ने जा रहे हैं। सम्मान के माध्यम से भी जो परंपरागत हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे,
उन सबको भी टूल किट और उनके प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चलाया। आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में देश के अंदर एक योजना बड़ी लोकप्रिय हो रही है। हर गांव में, हर कस्बे में ऐसे परंपरागत रूप से 16-17 कैटेगरी ऐसी हैं जो हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकता के हिस्से बने हुए हैं। कोई नाव है, कोई मोची है, कोई बढ़ई है, कोई राजमिस्त्री है, कोई हलवाई है। किसी न किसी कार्य के साथ हमारा वास्ता उनके साथ दैनिक रूप में पड़ता है, लेकिन उपेक्षित था। आज की आवश्यकता के अनुरूप वह अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। हमने उसके लिए भी एक योजना बनाई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से उन्हें जोड़ने का काम किया, टूल किट उपलब्ध करवाए। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का ये आयोजन न केवल युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का मंच बना, बल्कि यूपी को उद्यम और नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और गाजियाबाद में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने शिरकत की और 1975 के आपातकाल के काले दौर की चर्चा करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित कर संविधान की रक्षा का संकल्प लिया गया। गाजियाबाद आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा थोपे गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच में संविधान को कुचला, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया और लाखों लोगों को बिना मुकदमे जेल में डाला। प्रयास हो रहा है कि आपातकाल के दौरान किस प्रकार से आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो और जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव हो, यह साथ में जुडिशरी भी और एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेटिव भी, विधायिका भी, उन सभी को एक तरीके से चारों स्तंभों को गिरवी और बंधक बना दिया गया था। जिस प्रकार से पत्रकारों पे जो आक्रमण हुए थे, उनके अधिकारों का हनन किया गया था। मैं आपके समझ से जो 3-4 जानकारी ही दूंगा कि जो पत्रकार थे वो स्वतंत्र नहीं थे। वह जो कंटेंट होता था, जो अखबार में क्या लिखेंगे, उसका दिशा निर्देश अधिकारी तय करते थे। जिलाधिकारी हुआ, दरोगा हुआ, तय करता था। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो अखबारों को निर्देश दिया गया कि भाई जेपी के मूवमेंट को नहीं छापेंगे, नंबर 1। दूसरा, ऐसा कि जो संसद में श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उन्होंने भाषण दिया, उनके आलोचना को नहीं छापेंगे कि कोई भी अखबार। यह 27 अगस्त 1975 को परिवार नियोजन के जबरदस्ती से पूरा देश त्रस्त हो रहा था। असंख्य लोगों को जबरदस्ती 8 से 80 साल के लोगों को नसबंदी की जा रही थी। आज राहुल गांधी जी हाथ में लेकर के संविधान बचाओ वह लेकर के एक संविधान की पुस्तक लेके चलते हैं और राहुल गांधी जी खुद ही कैबिनेट के नोट को मंच से फाड़ने वाले। और उन्हीं की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी 38वां, 39वां और 40वां यह सभी संविधान संशोधन केवल अपने हित के लिए जारी किया। देश के हित के लिए इसमें से कुछ भी नहीं था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल बढ़ाने का, संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उस पे कोई व्यक्ति क्रिमिनल केस नहीं चला सकता।
और तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके जो उसने बोला है उस पे कोई न्यायिक समीक्षा भी नहीं होगी। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो केवल नाम के थे, केवल प्रधानमंत्री अपने लिए इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने संविधान संशोधन करते हुए अपने को बचाने के लिए, अपने को डिक्टेटरशिप साबित करने के लिए, अपने को सर्वोपरि दिखाने के लिए हम देश से ऊपर है, यह सब किया। गाजियाबाद में संविधान हत्या दिवस का यह आयोजन न केवल आपातकाल के दौर को याद करने का अवसर था, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होने का संदेश भी दे गया। गाजियाबाद से सूर्या समाचार के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वाराणसी में शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और शास्त्रों के संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर शिंदे ने काशी की सांस्कृतिक विरासत की महत्ता पर भी जोर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के श्री स्वामी करपात्री जी महाराज आश्रम में धर्म संघ सभागार में शस्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र का भव्य उद्घाटन हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने संग्रहालय को भारतीय शास्त्रों, वेदों और पुराणों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। प्राचीन ग्रंथों का एक जो और वेदों का जो पूर्व इतिहास है हमारा, उसे डिजिटाइज करके अभी प्राचीन ग्रंथ और वेद जो आज देखे आपने कि इस धरोहर को यहाँ पर बचाना है, संरक्षित करना है और उनको डिजिटाइज करके ये हमारी नई पीढ़ी है, हमारे देशवासी है, उनको अवगत कराना। इसके ग्रंथ में से, वेदों में से जो ज्ञान प्राप्त होगा, इससे देश का उद्धार होगा। और मैं एक ही कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये विश्व गुरु बनाना, इसमें ये शास्त्र संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र, हमारे प्राचीन वेद और प्राचीन ग्रंथों का बहुत बड़ा मूल्य होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसीलिए ये शुरुआत आज भारत में ये पहला शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है। शस्त्र संग्रहालय में प्राचीन पांडुलिपियां, शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों का संग्रह प्रदर्शित किया गया है, जो शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनेगा। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने इस अवसर पर काशी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बताया। और ये जो हमारे भारत का जो युवा वर्ग है, ये इससे जुड़े और हमारी प्राचीन धरोहर को हर जगह पहुंचाए। और मुझे खुशी है कि इसमें योगदान देने का मौका मुझे मिला और ये मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि महाराष्ट्र में भी हर जिले में ऐसे ये वेद और हमारे वेद और धार्मिक जो ग्रंथ है, पुरातन ग्रंथ है, ये डिजिटाइज होगा। थाने में भी इसका एक बड़ा केंद्र शुरू होगा। और मैं इसीलिए आज के शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वाराणसी में शस्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भारतीय संस्कृति और शास्त्रों के संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह पहल काशी को विश्व में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में और सशक्त करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उधर लखनऊ के महिलाबाद में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध हथियार फैक्ट्री का सनसनीखेज भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध असलहे, कारतूस और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सलाउद्दीन को हिरासत में लिया गया और पूछताछ जारी है। लखनऊ के मलिकाबाद थाना क्षेत्र के मिर्जागंज पुलिस और यूपी एसटीएफ ने सूचना के आधार पर
सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर पर छापा मारा। ये घर मलिहाबाद थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 300 अवैध असले, 50,000 कारतूस, हथियार बनाने के उपकरण, एक लैपटॉप और प्रतिबंधित पशुओं के सींग और खाल बरामद किए। इस ऑपरेशन में मलिहाबाद, माल और रहीमाबाद थानों की पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर आसपास के इलाकों को घेर लिया और सुरक्षा के लिए पड़ोसी मकानों को खाली कराया। हिरासत में लिए गए सलाउद्दीन से पूछताछ में पता चला कि वो पहले हकीम का काम करता था, लेकिन हाल के महीनों में अवैध हथियारों के कारोबार में लिप्त हो गया। पुलिस को शक है कि रैकेट लखनऊ से कई अन्य शहरों में हथियारों की सप्लाई कर रहा था और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस और एसटीएफ इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए जांच तेज कर चुकी है। आज दिनांक 26 जून 2025 की रात्रि में थाना मलिहाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद, उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सरनाम शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। घटनाक्रम के बारे में अन्य जो जानकारियां हैं वो हासिल की जा रही हैं। मौके पर टीम अभी क्रियाशील है। लखनऊ के मलिहाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था की जीत है। ये कार्रवाई न केवल पुलिस और एसटीएफ की सजगता को दर्शाती है, बल्कि अपराधियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ में संयुक्त कार्रवाई ये की गई है यूपी पुलिस और एसटीएफ के द्वारा, जहां पर एक अवैध हथियारों का जखीरा बरामद करते हुए पूरे हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। यहां पर अवैध तरीके से हथियार बनाए जाते थे और मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस ने आरोपी सलाउद्दीन को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर यह गिरोह कितना बड़ा है। तो ये तस्वीरें हैं जब अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, उसके बाद से जो सामान उस फैक्ट्री से बरामद किया गया वो ये पूरा सामान है और साथ ही एक आरोपी को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। सलाउद्दीन उसका नाम बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक कश्यप जुड़ गए हैं। विवेक, पूरा मामला भी समझाइए और ये जो पूरा भंडाफोड़ किया गया है अवैध हथियारों की फैक्ट्री का, इसमें कौन कौन लोग जुड़े थे? तो तकनीकी खामी के कारण विवेक से फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये तस्वीरें कुछ सामने आई है लखनऊ से, जहां पर अवैध हथियार की पूरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। और एक बार फिर से विवेक से जुड़ने का प्रयास करेंगे। विवेक, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो जरूर बताएं कि ये पूरा जो फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है अवैध हथियारों का, इस मामले को लेकर जानकारी क्या क्या है आपके पास और कब से ये फैक्ट्री चल रही थी? बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके के मिर्जागंज में ये फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी। आपको बता दें सलाउद्दीन उर्फ लाला ये फैक्ट्री चला रहे थे और साथ ही आपको बता दें कि जब पुलिस ने कल देर रात छापा मारा तो कई कारतूसें जिंदा मिली, कई गोलियां मिली और कई असलहे मिले। आपको बता दें कि ये सलाउद्दीन 68 वर्षीय व्यक्ति है जो लगातार ये जो व्यापारी है गोलियों के कालाबाजारी कर रहे थे और साथ ही असलहे की कालाबाजारी कर रहे थे। आपको बता दें कि लगभग 7 एयर गन व अदद राइफल मिली है, जिसमें से एक अर्ध निर्मित 4 बट की थैले में असलहा बनाने का सामान मिला और साथ ही 6 बांका मिला है, 2 छुरी मिली, 1 आरी, 1 झोले से देसी तमंचा 315 बोर का और 3 पिस्टल, 2 देसी तमंचा, वहीं 22 बोर के 10 कारतूस, 315 बोर और 68 कारतूस 22 बोर और 30 कारतूस 12 बोर, 40 खोखा कारतूस 22 बोर और 2 जिंदा कारतूस 32 बोर, 1 खोखा कारतूस 32 बोर इत्यादि सामान जो मिला है। कहीं ना कहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि लंबे समय से ये
काला बाजारी कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे। इसको लेकर कल रात पुलिस ने लगभग 1:30 बजे रात में ये छापेमारी की, जिसके बाद सलाउद्दीन उर्फ लारा को पकड़कर पुलिस ने हिरासत में लिया। जिसके बाद पूछताछ चल रही थी और साथ ही उनको जेल भेजा गया। और जो भी इनके साथ जो सरगना है इनका, लगातार पुलिस पूछताछ करने के दौरान छापेमारी भी कर रही है। जी बिल्कुल विवेक, यानी कहा जा सकता है ये एक बड़ी कामयाबी भी है यूपी पुलिस की इन अवैध हथियारों के खिलाफ। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुराने लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टरों में बांटकर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ ही अर्धसैनिक बल, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति की बैठक में आयोजकों के साथ मिलकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में मोहर्रम त्योहार को शांतिपूर्वक और सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। पुराने लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर्स में बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। जुलूस के दौरान 18 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 54 डिप्टी एसपी, 3000 पुलिसकर्मी, 800 महिला कांस्टेबल, 15 कंपनी पीएससी और 2 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। मुहर्रम के त्योहार के दृष्टिगत बहुत ही संवेदनशील रहा है और उसकी तैयारी और अन्य त्योहारों के लिए हम लोगों की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी के स्तर पर लोकल लोगों से मीटिंगें की गई हैं, पीस कमेटी की बैठक तथा जितने भी आयोजक हैं उन सभी के साथ अलग अलग बैठक कर ली गई है और जितने भी उनकी समस्याएं थी उन सभी को संबंधित विभाग के साथ बैठकर उसका जो है निराकरण करा लिया गया है। पुलिस और सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत व्यापक पुलिस व्यवस्था जो है पूरे जनपद में की गई है और विशेषकर जो पश्चिम का क्षेत्र है, जो पुराना लखनऊ है, वहां हम लोगों के द्वारा काफी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पूरे जोन को पूरे एरिया को 5 जोन में और 18 सेक्टर्स में विभक्त किया गया है। सभी जोन में एक एडिशनल एसपी के रैंक के अधिकारी और सेक्टर में डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। कुल 18 एडिशनल एसपी, 54 डिप्टी एसपी और 3000 से अधिक पुलिस फोर्स, करीब 800 महिला कांस्टेबल्स और 15 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ और एटीएस की टीम, इसको पूरे जो है क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसमें वैकल्पिक मार्ग और बैरिकेडिंग शामिल है। पुराने लखनऊ के नखास चौक और हुसैनाबाद जैसे संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाई गई है। हाँ, लखनऊ पश्चिम में जो पुराने लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर विशेष रूप से मुहर्रम की तैयारियाँ की गई हैं और मुहर्रम 1 महीना चलने वाला ये पूरा कार्यक्रम है और इसमें शुरुआत के 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें कई तरीके के जुलूस, मातमी जुलूस निकलते हैं। उन सब के बारे में बड़ी व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है और इसमें बहुत सारा फोर्स हमको मुख्यालय से भी मिला है। इसमें हमको 12 कंपनी पीएसी मिली है और 10 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं, 36 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं, 600 के करीब पुलिस कांस्टेबल्स हैं और 300 के करीब सब इंस्पेक्टर और महिला सिपाही हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ लखनऊ कमिश्नरेट से भी सीपी सर द्वारा भी हमको फोर्स अलॉट किया गया है। जुलूस के लिए सारा लोकल फोर्स लगता है, उसमें भी 2 एडिशनल एसपी और 6 डिप्टी एसपी और 2 कंपनी पीएसी और इसके अलावा 300 अतिरिक्त सिपाही भी दिए गए हैं। इसके अलावा इस सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग ड्रोन का भी सहारा लेते हैं और इसमें कुल मिला के करीब 4 ड्रोन से हम पूरा कवर करते हैं, जो एआई बेस्ड ड्रोन हैं और जिनसे हम लोग बहुत नज़दीक से नज़दीक चीज़ों को देख सकते हैं। अगर किसी ने शरारत करने की कोशिश की तो वो भी हम लोगों के मोबाइल पर अलर्ट आ जाता है।
इसके साथ ही हम लोगों ने 91 स्थानों पर जो है वो कैमरे भी लगा रखे हैं, जो CCTV कैमरे लगाए हैं। कुछ कैमरे पहले से भी लगे हुए हैं, कुछ अब की बार हम लोगों ने पुलिस लाइन से भी लगवाए हैं। और इसके अलावा CCTV के अतिरिक्त जो हमारा रूफटॉप ड्यूटियां हैं और वो भी लगाई गई हैं। लखनऊ में मोहर्रम के लिए पुलिस और प्रशासन की व्यापक तैयारियां शांति और सुरक्षा का संदेश देती है। ये कदम न केवल त्योहारों को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाएगा, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।